हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडी के क्लास ट्वेल्थ का जो बिजनेस स्टडी के लिए मॉडल सेट जारी किया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये जो मॉडल सेट है ये स्पेसिफिकली 2025-26 के स्टूडेंट के लिए जारी किया गया है। इसी के लिए ये क्वेश्चन पेपर जो है इशू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, केवल जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ना कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न क्या है ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता है, तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर ये दो पार्ट में बटा हुआ होगा, पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए जो होने वाला है ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, और पार्ट बी जो है ये सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव करने का मतलब वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा हम लोग को, उसका उत्तर जो भी होगा, जो भी आंसर होगा उसको एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पार्ट ए को देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले इसको रीड करते हैं। मैनेजमेंट इज अ ब्लैंक प्रोसेस। हिंदी में लिखा हुआ है प्रबंध जो है एक खाली स्थान प्रक्रिया है। यहाँ पे खाली स्थान में क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑप्शन होगा, ये हम लोग को सेलेक्ट करके बताना है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है ये बोल रहा है सतत या कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। दूसरा असतत या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा अंतराल वाली प्रक्रिया मतलब इंटरमिटेंट प्रोसेस। और डी में दिया हुआ है रेयर प्रोसेस। ठीक है, ये चार ऑप्शन हम लोग के पास दिया हुआ है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पे फिल करना है। देखो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ना एक चीज मेरा पर्सनल सजेशन तुम लोग से है, ये ध्यान देना। कभी भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है ये हड़बड़ा के टिक मत मत करना, बका के टिक मत कर देना। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग जाना हुआ क्वेश्चन यही जल्दबाजी में गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, और जब एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं ना तो लगता है अरे यार ये तो ये आंसर होने वाला था, ये हम लोग टिक लगा के आ गए। ये इंसिडेंट ना ऑलमोस्ट सभी बच्चों के साथ हुआ होगा, इसलिए हम तुम लोग को ये पहले से एक बार थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हैं कि ये हमेशा प्रयास करना। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो होता है ना इसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स हम लोग को मिलता है, ये चीज सबको पता है। तो जब 1 मार्क्स मिल रहा है तो इसके लिए हम 1 मार्क्स के लिए जो भी अप्रोप्रिएट टाइम हो रहा है उतना देंगे ना, 30 सेकंड या 1 मिनट, जो भी हमको सही लग रहा है, 30 सेकंड 40 सेकंड देंगे। क्या जल्दबाजी की 5 ही सेकंड में मार के निकल जाना। ठीक है, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, शायद तुम लोग इस चीज को समझ पा रहा होगा। पहली बात। दूसरी बात, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग करेक्ट ऑप्शन टिक कर पाएंगे। अदरवाइज अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना वहां पर मान लो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी कुछ हल्का फुल्का भी पता है तो वहां पे लिख के आया जा सकता है। बट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में बहुत जरूरी होता है कि हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से होना चाहिए, तभी हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, करेक्ट आंसर को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो अब हम लोग क्वेश्चन है इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मैनेजमेंट इज अ ब्लैंक प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है? देखो मैनेजमेंट किस टाइप का प्रोसेस है ये हम लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो क्या करना, सबसे पहले ये थोड़ा ध्यान करना कि मैनेजमेंट होता क्या है, इस चीज को रिकॉल करना। मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के अंदर जो कुछ रिसोर्सेज हमारे पास होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, हमारा स्टाफ हो गया, कैपिटल हो गया, पूंजी हो गया, ये सबको हम लोग इफेक्टिवली यूज करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का जो भी गोल है, जो भी उद्देश्य है उसको हम लोग प्राप्त कर पाए। ठीक है, यही चीज होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब समझना, जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। एक कपड़े का दुकान है या एक कपड़े का फैक्ट्री या प्लांट है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होगा समझना। वो हमेशा ये प्रयास करेगा ना कि हम ज्यादा से ज्यादा कपड़े का प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा शर्ट बनाएं, ज्यादा से ज्यादा शर्ट को मार्केट में बेचें, अच्छे क्वालिटी का बेचें। ठीक है, यही उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो जिस प्रोसेस से गुजरता है उसी को हम लोग प्रबंध बोलते हैं। ठीक है, अब क्या उस किस तरह से वो इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेगा समझना। ठीक है, एक एग्जाम इसको थोड़ा सा और हम लोग प्रैक्टिकली कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सबसे पहले जैसे दशहरे, अभी फेस्टिवल सीजन पूरा चल रहा था, दुर्गा पूजा आया, फिर दीपावली आया, छठ आया, इसके बाद मान लेते हैं शादी का सीजन आ जाएगा। ठीक है, कपड़ा कपड़ा ठंडा कपड़ा बिकने लगेगा, विंटर सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो एक जो कपड़े का जो
फैक्ट्री है या प्लांट है वो क्या प्रयास करता है, सबसे पहले वो प्रयास करेगा कि दुर्गा पूजा का वो टारगेट करेगा, दुर्गा पूजा बिजनेस के ऊपर दिमाग लगाएगा कि हम लोग को दुर्गा पूजा में 1000 या 2000 शर्ट बेच लेना। अब इस तरह से वो अपना वो प्लानिंग करेगा। फिर उसके लिए क्या करेगा, जो भी उसको अपना वो प्लानिंग सेट कर लिया कि हमको 2000 शर्ट बेच देना, उसके लिए फिर वो प्रयास क्या करेगा, जो कुछ हमारे पास रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसको वो ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेगा, लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा। ठीक है, अपने स्टाफ को उसी तरह से डायरेक्शन देगा कि तुम लोग को एक जो है हमारा दुर्गा पूजा ये अगर अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है तो सितंबर से पहले प्रोडक्शन कर देना है, तभी तो सितंबर में मार्केटिंग कर पाएंगे, या सितंबर एंड में दुर्गा पूजा चल रहा था। ठीक है, तो हमेशा ये प्रयास करेगा ना कि सितंबर से पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए। तो ये चीज हो गया। अब अच्छा, दुर्गा पूजा खत्म हो गया तो क्या उसके बाद वो बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। फिर वो दीपावली के ऊपर दिमाग लगाएगा, दीपावली में भी उसको कपड़ा बेचना है, फिर वो यही सारा चीज करेगा। दीपावली खत्म तो छठ के ऊपर दिमाग लगाएगा, छठ खत्म तो फिर हमारा विंटर सीजन आ जाएगा, शादी का सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस वो कर रहा था ना पूरा अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये उसका हमेशा चलते रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है एक सतत प्रक्रिया, मतलब हमेशा चलने वाला प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार हम अगर अपने संस्था के लिए योजना बना दिए या अपने रिसोर्सेज को संगठित कर दिए, निर्देशित कर दें या उसका नियंत्रण कर दिए, तो आगे हम लोग को ये काम नहीं करना। ये काम हमारी संस्था में चलते रहता है। ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज। मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो है, एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें योजना बनाना, प्लानिंग करना, संगठन करना। ठीक है, मतलब अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, जो भी हमारा संसाधन है उसको ऑर्गेनाइज करने का मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो हमको 1000 प्रोडक्शन करना है, तो हमारे पास 10 स्टाफ है, तो हम लोग ये प्लान करेंगे ना कि तुम दो दो स्टाफ जो है कपड़े को कटिंग करो, दो स्टाफ जो है सिलो, दो स्टाफ जो है पैक करो, दो स्टाफ जो है मार्केट में बेचो। ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे कहाँ पे डिप्यूट उसको करना है, लगाना है, इसी को बोलते हैं संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, फिर उसको डायरेक्ट करना। ठीक है, वो सही से काम करे या नहीं करना, ये चीज देखते रहना, कंट्रोलिंग करना। यही चीज जो है हमारा हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, यही जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। इसीलिए मैनेजमेंट को एक सतत प्रक्रिया या कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, या तो हिंदी में सतत। होपफुली ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ये किस टाइप का होता है, उसका नेचर कैसा होता है? प्रबंध का जो सिद्धांत होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब हो गया जैसा जरूरत हो उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लचीला। रिजिड, रिजिड कहने का मतलब कठोर, जो उसका प्रिंसिपल है, मतलब अगर तुमको ये काम करना है तो करना है। जैसे मान लो रिजिड कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर तुमको 10 बजे क्लास आ जाना है तो आ जाना है, 10 बज के 1 मिनट नहीं होना चाहिए। उसके कारण तुम खाना खाओ नहीं खाओ, दौड़ के आओ, चल के आओ, साइकिल से आओ, गाड़ी से आओ, कोई मतलब नहीं। तो इस टाइप का जो प्रिंसिपल होता है ना उसको बोलते हैं रिजिड। परमानेंट, परमानेंट करने का मतलब फिक्स है। और डी बोलता है ऑप्शनल। ये चार ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। प्रबंध का सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, इसको हम लोग किस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? ये फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है, परमानेंट नेचर का होता है, या ऑप्शनल नेचर का होता है? यहाँ पे हम लोग को ये चीज बताना है। देखो, तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना इसको हम लोग फ्लेक्सिबल बोलते हैं। इसको फ्लेक्सिबल कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फ्लेक्सिबल इसका नेचर होता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है इसको समझना। देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, प्रबंध का जो सिद्धांत होता है, इसका जब हमारे संस्था में जैसा समय रहा, जैसा परिस्थिति रहा, जैसा स्थिति रहा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसको फ्लेक्सिबल बोला जाता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर बोला जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो, एक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ना, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो हमारा टॉपिक होता है उसमें हम लोग फियोल के जो सिद्धांत होता है, फियोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसमें हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है
कि जो हमारे अंदर कोई भी एक स्टाफ है उसको किसी एक सुपीरियर से ही डायरेक्शन मिलना चाहिए। इससे जो है हमारा कोई भी स्टाफ जो है वो प्रॉपरली या सही तरीके से काम कर सकता है। मतलब एक स्टाफ को 3-4 लोग डायरेक्शन ना दे, नहीं तो वो कंफ्यूज रहेगा किसका काम करें। ठीक है, तो ये हमारा कौन बताता है? यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, एक उसी का एलिमेंट है। जो 14 सिद्धांत बताया गया उसी में से एक सिद्धांत ये भी होता है। अब ये जो ना ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? किसी भी एक व्यक्ति को कोई एक व्यक्ति ही डायरेक्शन दे। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज फॉलो नहीं हो पाता है। जैसे इसको समझना, मान लो कोई एक हॉस्पिटल में एक नर्स काम कर रही है, एक नर्स काम कर रहा है। नर्स मेल भी होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, नर्स काम कर रहा है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, नर्स मेल भी होता है। तो नर्स को जनरली क्या, ये सिद्धांत के अनुसार से क्या हुआ, उस नर्स को कोई एक सुपीरियर मतलब कोई एक डॉक्टर ही डायरेक्शन दे। ठीक है, क्या करना है नहीं करना है, किस पेशेंट को देखना है, कैसे पेशेंट का केयर करना है। बट मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, अब वहां पे इमरजेंसी पेशेंट है, उसके पास उस पेशेंट के ऊपर 2-3 डॉक्टर अगर एक साथ काम कर रहा है, तो 2-3 डॉक्टर जो लगा हुआ है ना, वो किसी एक या दो नर्स जो वहां पे काम कर रही है या कर रहा है, उसको तीनों डॉक्टर या 2-3 डॉक्टर जो भी लगा हुआ है सभी को एक साथ डायरेक्शन या एक अलग अलग डायरेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल होता है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मतलब ये प्रिंसिपल जो हम लोग को बोलता है कि कोई एक व्यक्ति को एक ही आदमी डायरेक्ट करे, ये प्रिंसिपल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसा है। मतलब जो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर रहा है उससे हम थोड़ा हट के, उससे हम थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसको फ्लेक्सिबल बोला जाता है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब हो गया जैसा स्थिति रहे, जैसा समय रहे, उसके अनुकूल उसमें थोड़ा बहुत सा चेंजेस किया जा सकता है। तो होपफुली ये चीज तुम लोग का क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? यहाँ पे जो हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक पर्यावरण का हिस्सा है? कौन सा एलिमेंट जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट का एलिमेंट है? ये चीज हम लोग को बताना। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम लोग को ये चीज तो पता हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते क्यों, किसको। जब तक यही नहीं पता होगा तब तक हम लोग कैसे टिक करेंगे सही ऑप्शन? बिजनेस इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट कहने का मतलब हो गया जो भी फैक्टर, जो भी कारक हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे समझना, इन्वायरमेंट मतलब हम लोग क्या समझते हैं? इन्वायरमेंट मतलब जनरली जो हम लोग इन्वायरमेंट टर्म यूज करते हैं, वातावरण। वातावरण मतलब क्या हो गया? जो हमारे आसपास का फैक्टर्स होता है। ठीक है, जो हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है। यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में किसको अफेक्ट करेगा? हमको क्यों करेगा भाई? यहाँ पे बिजनेस को करेगा, है ना? इस तरह से इसको समझो। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब हो गया हमारे अगल बगल का जो भी चीज हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, किसी बिजनेस को इफेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट या व्यापारिक पर्यावरण। अब कौन कौन सा चीज अफेक्ट करेगा समझना। जो हमारा पॉलिटिकल फैक्टर होता है, जो हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर होता है। पॉलिटिकल फैक्टर कहने का मतलब हो गया कौन किस टाइप का सरकार है, उस सरकार का क्या मतलब अपना गोल है, बिजनेस को लेके किस तरह से व्यू है, ये चीज हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। दूसरा इकोनॉमिकल फैक्टर, देश में महंगाई कैसा है, ये सारा चीज जो हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज फैक्टर जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। इसी में से कुछ चीज आ जाएगा टेक्नोलॉजी का क्या किस तरह से यूज हो रहा है, तो ये सारी चीज को हम लोग बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट कलेक्टिवली। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, बिजनेस इन्वायरमेंट में आता है ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन, जो हमारे बिजनेस के डिसीजन को और ऑपरेशन को अफेक्ट करता है, उसी सारे कारक को, उसी सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापारिक या व्यवसायिक वातावरण या पर्यावरण। ठीक है, जो पॉलिटिकल फैक्टर सच एज गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या है, लॉ किस टाइप का है, मतलब जहाँ पे हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, या रेगुलेशन किस टाइप का है, ये सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारे फैक्टर को हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट मानते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर का पार्ट मानते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, राजनीतिक कारक। ठीक है, राजनीतिक कारक जैसे सरकार की नीतियां, कानून, नियम, व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। मतलब सरकार का क्या नियम है, किस टाइप से सरकार डिसीजन ले रहा है। ठीक है, ये सारा चीज हमारे
बिजनेस को अफेक्ट करता है। इंटरनल ऑडिट या सैलरी स्लिप या इनवॉइस का इससे कोई मतलब नहीं। इंटरनल ऑडिट तो किसी भी संस्था में चलते रहता है, ठीक है, ये हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है बिजनेस डिसीजन। सैलरी स्लिप कहने का मतलब है जो किसी इंडिविजुअल को या स्टाफ को सैलरी दिया जाता है उस टाइम उसको एक पेमेंट, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसको जो सैलरी मिला 20,000, 50,000 या लाख रुपए, उसमें से क्या क्या मिला, कितना सैलरी बन रहा था, कितना पैसा मिला, कितना पैसा कटा, ये सारा डिटेल उसमें रहता है, ठीक है। इनवॉइस करने का मतलब बिल का कॉपी। तो ये जो तीनों फैक्टर है ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लानिंग किससे रिलेटेड है। तो प्लानिंग जो है हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है, ये चीज तुम लोग को पता होगा। प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर एज इट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग। योजना बनाना जो है भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह पूर्वानुमान, संसाधनों के आवंटन और संभावित समस्याओं के समाधान पर आधारित होता है। विच इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बोल रहा है कौन प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, एक स्टेप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना प्रक्रिया का चरण नहीं है। योजना जो प्रोसेस होता है, प्लानिंग जो प्रोसेस होता है उसका एक स्टेप नहीं, ये हम लोग को बताना। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में हम लोग को क्या अचीव करना है, कैसे करना है, ठीक है, कैसे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, कहाँ से आएगा, ये सब चीज हम लोग प्लानिंग में प्रयास करते हैं सेट करने का। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं प्लानिंग में, ये चीज है। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ स्टेप, प्लानिंग का कौन सा पार्ट, जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से क्या जो है प्लानिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो योजना सेटिंग ऑब्जेक्टिव ये तो पार्ट ही है। आइडेंटिफिकेशन अल्टरनेटिव मतलब हम बिजनेस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको किस किस तरह से पाया जा सकता है, कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर सी में बोल रहा है डायरेक्टिंग और डी में बोल रहा है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। जो हमारे पास ऑप्शन है उसको इवेल्युएट करना मतलब देखना कि हम लोग के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है ये हम लोग को टिक लगाना है, मतलब कौन सा हमारा जो है प्लानिंग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये डी हो जाएगा। क्यों होगा इसको थोड़ा सा हम लोग लिंक करते हैं प्रैक्टिकली। एक कंपनी है टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स जो गाड़ी बनाती है हम लोग को पता है, ठीक है। मान लो टाटा कंपनी जो है ये अपना 2026 के लिए प्लान कर रही है। 2026 में हम लोग को इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कि अभी बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा चल रहा है हम लोग को पता है, इसका प्रोडक्शन करना चाहिए या जो ट्रेडिशनली व्हीकल चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के डिसीजन से क्या कर रही है टाटा, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, या तो जो हमारा पुराना मॉडल है, ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसी को मैन्युफैक्चर करें, या नया जो ईवी का मार्केट है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन करें। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, अपना ये आइडेंटिफाई अपना मतलब अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है। मान लो 2026 के लिए इसका गोल था 1 करोड़ रुपया कमाना, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट उसका सेट हो गया। अब 1 करोड़ वो कैसे कमा सकती है, या तो जो पुराना मॉडल का गाड़ी उसी को बनाए या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बनाए, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन अल्टरनेटिव मतलब कैसे कैसे हम 1 करोड़ कमा सकते हैं, ये अपना दिमाग लगा लिए, ठीक है, कि दो ऑप्शन हमारे पास है। अब दोनों को इवेलुएट करता है, इवेलुएट करने का मतलब दोनों में दिखता है कि किसमें क्या कॉस्ट आने वाला है, कितना अर्निंग होने वाला है, क्या मार्केट रहने वाला है। तो इसको बोलते हैं इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना, जो हमारे पास दो विकल्प है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो तीनों है ना ये हमारा मैनेज प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट हो गया। डायरेक्टिंग जो है ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट पार्ट है, सेपरेट फंक्शन है, जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्लानिंग हम लोग मैनेजमेंट का टोटल चार पांच प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग, उसके बाद आता है स्टाफिंग और एक कंट्रोलिंग, ठीक है। ये टोटल 5 प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये पांचों प्रोसेस में जो है डायरेक्टिंग एक अलग प्रोसेस, ठीक है। डायरेक्टिंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। योजना प्रक्रिया में उद्देश्य तय करना, विकल्पों की पहचान करना और विकल्पों का मूल्यांकन करना शामिल होता है, ठीक है। निर्देशन जो है प्रबंध का एक अलग कार्य ही, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को समझ में आ गया होगा। which functions of management deals with the group activities and task allocation। मैनेजमेंट का कौन सा कार्य है, कौन सा फंक्शन है जिसमें हम लोग एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करने का काम करते हैं और टास्क को एलोकेट करने का काम करते हैं।
तो ये चीज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है, संगठन जो होता है, इसमें हम लोग करते हैं। संगठन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें संसाधनों और कार्यों का उचित विवरण तैयार किया जाता है और कर्मचारियों के समूह के बीच कार्य का विभाजन सुनिश्चित किया जाता है। मतलब ये चीज हम लोग किसमें करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग में क्या करते हैं? कहाँ पे कितना स्टाफ का जरूरत है उसके बारे में प्लान करते हैं। प्लानिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, अब जो एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करने का काम हो गया या किसको कौन सा काम देना है, ये चीज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, संगठन में करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रिक्रूटमेंट इज द पार्ट ऑफ विच फंक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट का जो 5 फंक्शन होता है उसमें से रिक्रूटमेंट किस फंक्शन का पार्ट है? तो रिक्रूटमेंट जो है ये स्टाफिंग फंक्शन का पार्ट है, ये तुम लोग को भी पता होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो है स्टाफिंग फंक्शन का पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इन्वॉल्व सेलेक्टिंग, हायरिंग एंड ट्रेनिंग द राइट एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? ये स्टाफिंग का एक पार्ट है जिसमें हम लोग सही एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने का, उसको हायर करने का, उसको ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा संस्था का जो गोल है, अल्टीमेटली प्रबंध का जो भी कार्य, प्रबंध का जो गोल है ना, जो प्रबंध का 5 कार्य, सबका अल्टीमेट गोल तो वही होगा जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है उसको प्राप्त करना। ठीक है, मतलब हर एक मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ठीक है, तो भर्ती जो है स्टाफिंग का एक प्रमुख कार्य है। स्टाफिंग में योग्य कर्मचारी का चयन किया जाता है, उसको भर्ती करवाया जाता है और उसका प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग शामिल है। ठीक है, ताकि अल्टीमेटली क्या हो सके, जो हमारा संगठन का लक्ष्य हम लोग उसको प्राप्त कर सके। विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है जिससे भर्ती हम लोग कर पाए? ठीक है, जिसमें हम लोग भर्ती कर पाए। पहला, भर्ती में हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे लिए सुटेबल कैंडिडेट होता है, जो हमारे लिए डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, उसको हम लोग हायर करते हैं। जो हमारे संस्था के लिए योग्य कर्मचारी है उसको हायर किया जाता है, भर्ती किया जाता है। यही चीज तो हम लोग रिक्रूटमेंट में करते हैं। तो प्रमोशन में क्या है? प्रमोशन जो है हमारा रिक्रूटमेंट का एक सोर्स है। यहाँ पे बोल रहा है नॉट अ सोर्स, कौन सा जो है रिक्रूटमेंट का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में देखो समझ में तभी आएगा ना जब रिक्रूटमेंट के बारे में समझ में हम लोग को आना चाहिए। रिक्रूटमेंट में करते हैं क्या? जो योग्य कर्मचारी है ना उसको अपने संस्था के अंदर लाया जाता है। ट्रांसफर में भी अल्टीमेटली यही चीज प्रयास किया जाता है। डिमोशन, डिमोशन कहने का मतलब होता है प्रमोशन, मतलब आगे बढ़ना। डिमोशन मतलब नीचे उसको कर देना। ठीक है, और डी है एडवर्टीजमेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे ना, डिमोशन देखो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या है? सुटेबल कैंडिडेट को सुटेबल पोस्ट पे लाना। ठीक है, डिमोशन में जो योग्य उम्मीदवार है उसके बारे में कहा, ये तो अयोग्य हो गया इसलिए इसको नीचे कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो डिमोशन जो है ये हमारा रिक्रूटमेंट का सोर्स नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? डिमोशन में रिक्रूटमेंट में कर क्या है? जो हमारे लिए योग्य कैंडिडेट है, सुटेबल कैंडिडेट है, उसको लाया जा रहा है सुटेबल पोस्ट पे। ठीक है, तो प्रमोशन में ये चीज हो सकता है प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, कि कोई ऊपर का वैकेंसी खाली है तो नीचे के स्टाफ को प्रमोट कर देते हैं, उसको अच्छे पोस्ट पे बिठा देते हैं, जिससे हमारा जो सबसे मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट लगा उसको प्रमोट कर दिए। ट्रांसफर में भी यही चीज होता है, जो सबसे कोई एक मान लो कोई बैंक है। ठीक है, बैंक एक नया ब्रांच खोलती है। ठीक है, वहां पे मैनेजर चाहिए, तो कोई दूसरे ब्रांच से कोशिश करते हैं कि कोई जो जूनियर मतलब जो मैनेजर ना हो, नीचे रैंक का स्टाफ हो, ऑफिसर जो मैनेजर के लिए मोस्ट सुटेबल उसको वहां पे ट्रांसफर कर दो। तो ये हमारा रिक्रूटमेंट का पार्ट हो गया। एडवर्टीजमेंट में यह चीज किया जाता है। ठीक है, लेकिन डिमोशन में क्या जाता है, क्या किया जाता है? जो हमारा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको डिमोशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। मोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ विच फंक्शन। मोटिवेशन किस फंक्शन का पार्ट है? ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, पहला प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। तो जो मोटिवेशन है ये हमारा डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग? आगे का फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं? जो रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये दिमाग लगाते हैं। स्टाफिंग क्या है ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, मोटिवेटिंग जो है, मोटिवेशन जो है ये हमारा डायरेक्टिंग का एक पार्ट होता है। प्रेरणा जो है निर्देशन का प्रमुख मुख्य भाग है, जिसमें कर्मचारियों को उनके कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना
और उन्हें लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सक्रिय रखना शामिल है। मोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग as it involves encouraging employee and keeping them more active towards achieving organizational goal। उसको मोटिवेट करते रहना है, ठीक है, और ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाए। ये सारा चीज हम लोग किसमें करते हैं? डायरेक्शन में, डायरेक्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें बोल रहा है लीडरशिप मीन्स, नेतृत्व का क्या अर्थ होता है? गिविंग कमांड्स, कमांड देना अपने जूनियर को। इन्फ्लुएंसिंग पीपल, पीपल को इन्फ्लुएंस करना। डिलीगेटिंग ऑथोरिटी, अपने अधिकार को नीचे सौंपना। और मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, कर्मचारियों को प्रेरित करना। तो इसमें लीडरशिप का करेक्ट मीनिंग क्या है ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। देखो, नेतृत्व करना या लीडरशिप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका अर्थ होता है लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करना, उनके व्यवहार, सोच और कार्यों को प्रभावित करना ताकि संगठनात्मक लक्ष्य जो है प्राप्त हो सके। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या है, लीडरशिप कहने का मतलब हो गया कि जो हमारे अंदर स्टाफ काम कर रहा है उसको हम सही डायरेक्शन दें कि तुमको क्या करना चाहिए। ठीक है, और उनके व्यवहार, सोच और कार्यों को प्रभावित करना, कैसे वो अच्छे से काम करे। ठीक है, कैसे उसका सोच अच्छा रहे। ठीक है, इस हमारा मतलब इस टाइप का क्वालिटी होना चाहिए कि उसके इन सारी चीजों को हम अफेक्ट कर पाए। वो अच्छा सोचे, ठीक है, अच्छा बिहेव करे, ऐसा हमारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि हमारे अंदर लीडरशिप का क्वालिटी है। ठीक है, समझना, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना, ये क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंसिंग पीपल, पीपल को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझो कैसे लीडरशिप का क्वालिटी काम करता है। मान लो कोई एक प्लांट है, ठीक है, वहां पे एक नया मशीन आ गया। पहले प्रोडक्शन जो है मैनुअली होता था, मैनुअली कपड़ा बनता था। अब एक नया मशीन आ गया। अब नया मशीन आता है ना, तो कोई भी लेबर जो वहां पे काम करने वाला सब थोड़ा सा घबरा जाता है। ये चीज तुम लोग भी समझ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी उसमें यूज होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, जो मैनेजर है उसको क्या करना चाहिए? वो तो डायरेक्शन देगा कि तुम नहीं इसी से काम करो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको डायरेक्शन नहीं देना है। यहाँ पे उसको पीपल को इन्फ्लुएंस करना है कि तुम घबराओ मत, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, कैसे मशीन काम करेगा, कैसे इसको यूज करना है, ये सारा चीज वो बताता है। ठीक है, गाइड करता है। जब भी तुमको कोई दिक्कत होगा तो हम है ना, हम बताएंगे कैसे काम हो। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं, मतलब वो यहाँ पे कर क्या रहा है, अपना जो उसके अंदर जो स्टाफ है, जो भी उसके अंदर जूनियर्स है, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा है, मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम अच्छे से काम करो, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करो। तो यही इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है, ये क्वालिटी किसी भी मैनेजर के अंदर होना चाहिए। लीडरशिप का क्वालिटी एक मैनेजर के अंदर होना चाहिए, जिससे वो अपने अंदर जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके बिहेवियर को प्रभावित कर सके। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इंश्योर। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारे प्लांट में हम लोग प्लान किए थे कि हम अभी हमारा चल रहा है अक्टूबर मंथ, ठीक है, अक्टूबर मंथ चल रहा है। अक्टूबर में हम लोग मान लेते हैं प्लानिंग किए थे कि 10,000 हम लोग को प्रोडक्शन करना है, 10,000 शर्ट हम लोग को बना देना। ठीक है, हम 15 अक्टूबर को चेक किए। 15 अक्टूबर, अगर मान लो अक्टूबर महीने में हम लोग 10,000 शर्ट प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं, तो कायदे से 15 अक्टूबर तक 5,000 प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, 5,000 शर्ट हमारा बन जाना चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट सेट हुआ अक्टूबर के लिए। तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, मतलब देखो समझो, अब अक्टूबर के लिए अगर 10,000 शर्ट प्रोडक्शन करना, ये हम लोग प्लान कब किए होंगे? अक्टूबर से पहले, है ना, ये अक्टूबर में प्लान करेंगे, ऑब्वियसली अक्टूबर से पहले करेंगे ना, अक्टूबर में क्या करना है इसके बारे में प्लान। अब अक्टूबर खत्म होगा, उसके बाद तो नहीं ना देखेंगे कि 10,000 शर्ट बना या नहीं बना। ठीक है, तब तो फिर क्या फायदा, फिर कंट्रोल कहाँ हुआ? कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे पीरियड में रिव्यू करते रहते हैं। जैसे मान लो अक्टूबर में 10,000 शर्ट बनाने का अगर बात हुआ था, तो हम लोग 15 अक्टूबर को देखेंगे कि तब तक 5,000 बना या नहीं बना। हो सकता है 15 अक्टूबर तक 4500 ही बना हो। ठीक है, तो अपने स्टाफ को हम ये बोलेंगे कि देखो, हम लोग को तो अक्टूबर में 10,000 बनाना है, अभी तक तुम 4500 ही बनाया, मतलब थोड़ा धीरे चल रहा है। तो अब ये थोड़ा अपने काम को फास्ट करो, जिससे हम अगले 15 दिन में 5500 शर्ट बना दें, सो डैट हमारा अल्टीमेटली जो अक्टूबर में 10,000 प्रोडक्शन करना है, ये टारगेट हमारा अचीव हो जाए। तो ये जो काम हम किए ना पूरे मंथ रिव्यू करने का, अपने जो हमारा टारगेट था उससे इसको कंपेयर करने का, इसी चीज को बोलते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है,
तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो डिविएशन हमारा हो रहा है प्लान से, मतलब जो प्लान हम लोग सेट किए थे उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को हम लोग इंश्योर करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। तो वही चीज बोल रहा है, कंट्रोलिंग इंश्योर डिविएशन फ्रॉम प्लान। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा ये। ठीक है, नो एग्जीक्यूशन ये इसमें नहीं होगा, गोल अचीवमेंट इसमें नहीं होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, शायद ये तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट अ स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा जो है पार्ट नहीं है। देखो, स्टैंडर्ड सेट करना ये तो पार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब 10,000 प्रोडक्शन करना है, अभी जो ऊपर एग्जांपल समझे थे ना उसी से इसको लिंक कर रहे हैं। ठीक है, मेजरिंग परफॉर्मेंस, हम कितना परफॉर्मेंस हमारा क्या है, प्रदर्शन हमारा मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड सेट हुआ था उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। ठीक है, इस चीज को मेजर करते रहना। तो ये भी चीज हम लोग प्लानिंग में करते हैं, कंट्रोलिंग में करते हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन कहने का मतलब अभी जैसे यहाँ पे 4500 ही प्रोडक्शन हुआ था, तो हम लोग क्या करेक्टिव एक्शन लिए कि हमारा जो अब काम है थोड़ा इसको फास्ट करना है, स्पीड अप करना है, सो दैट रिमेनिंग 15 दिन में हम 5500 अपना प्रोडक्शन कर देंगे। मतलब ये तीनों चीज जो है ये तो कंट्रोलिंग में होता है, ये सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। होता क्या नहीं है इसमें, प्लानिंग। प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन है, मैनेजमेंट का एक अलग ही कार्य है। ये चीज तुम लोग को पता होगा, समझ रहा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रिलेट्स टू। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन होता है, पूंजी संरचना का जो निर्णय है, ये किस चीज से संबंधित है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हम लोग ये प्लान करते हैं कि हमारे व्यवसाय में, हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से पैसा लाना है, जिससे हम अपने बिजनेस में जो भी एसेट हमको खरीदना है या इन्वेस्टमेंट करना, वो चीज हम लोग कर पाएंगे। सबसे सारा कुछ तो पैसे पे ही डिपेंड कर रहा है, फंड पे ही डिपेंड कर रहा है। तो हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा है, ये सारा चीज हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं, इसके बारे में डिसीजन करते हैं। तो मेनली क्या होता है, किसी भी बिजनेस में पैसा लाने का ना जो सोर्सेज होता है, इसको मेनली दो ग्रुप में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनर से पैसा लेते आओ, इक्विटी शेयर। और दूसरा लोन, लोन कहने का मतलब होता है डेट। ठीक है, डेट कहने का मतलब हो गया डिबेंचर्स वगैरह। ठीक है, कहीं से लोन ले लेना। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट। ठीक है, इस तरह से हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो इक्विटी सोर्स या तो लोन के बारे में। ठीक है, तो डेट कैपिटल स्ट्रक्चर जो जो डिसीजन होता है ना, इसमें डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन हो गया ये रिलेटेड टू किससे हो गया, डेट इक्विटी रेशियो। इसमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस एसेट में करना है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हम लोग बात नहीं करते हैं। ये कैपिटल बजटिंग करके एक टॉपिक होता है, एक प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग ये चीज करते हैं। डिविडेंड कितना पेमेंट करना, ये डिविडेंड डिसीजन में हम लोग देखते हैं। कैश फ्लो का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये अलग चीज है। ठीक है, ये कैश मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो का मैनेजमेंट जो है ये हम लोग इसमें भी देखते हैं, कैपिटल बजटिंग वाले टॉपिक में या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये काम करते हैं। डेट इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए, ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट इन एसेट किसमें हो गया, कैपिटल बजटिंग का पार्ट है। डिविडेंड कितना पेड करना है, ये डिविडेंड डिसीजन का पार्ट है। केस कितना हमारे बिजनेस में चाहिए नहीं चाहिए, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है। डेट इक्विटी रेशियो के बारे में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में बात करते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल जो है ना ये करंट एसेट से रिलेटेड है, फिक्स एसेट डिप्रिसिएशन और इक्विटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सेलिंग और जो मार्केटिंग है, दोनों में एक डिफरेंस होता है। मार्केटिंग क्या प्रयास करता है ना कि कस्टमर को क्या जरूरत है, कस्टमर को क्या चीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ और उसको बेचो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना है, उसी के अकॉर्डिंग बेचना है। ये मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है,
इसीलिए मार्केटिंग को ना कंज्यूमर ओरिएंटेड या उपभोक्ता केंद्रित बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अल्टीमेटली कंज्यूमर को अपने ध्यान में रखता है मार्केटिंग, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड। सेलिंग जो है ना इससे थोड़ा सा अलग है। सेलिंग जो है मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। सेलिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट अब बन गया उसको बेच दो, ठीक है, मतलब अब कंज्यूमर को क्या जरूरत है इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। तो सेलिंग में क्या किस चीज पे फोकस किया जाता है? जो प्रोडक्ट बन गया उसी को बेचना, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड। बिक्री जो है, सेलिंग जो है, ये उत्पाद केंद्रित होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। बिक्री का मुख्य ध्यान जो है उत्पाद को ग्राहक को बेचने पर होता है, ना कि उसकी आवश्यकताओं को समझने पर। मतलब ये चीज हम लोग दिमाग में लगाते हैं कि अगर हम एक कंघी अगर का प्रोडक्शन करें तो ये हम लोग को दिमाग में ये दिमाग नहीं लगाना है कि अच्छा ये तो गंजा है, इसके पास बाल ही नहीं, इसको क्यों कंघी बेचे, ये दिमाग नहीं लगाना है। सेलिंग में ये दिमाग लगाया जाता है कि गंजा है तो उसको भी बेच दो, ठीक है, अपना कंघी, ठीक है, अगर कंघी का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये चीज होता है सेलिंग। सेलिंग में क्या किया जाता है? प्रोडक्ट बेचो, कस्टमर को क्या नीड है उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। यह जो है उत्पाद केंद्रित होती है ना, और उत्पादन के बाद वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने पर केंद्रित होती है। क्या? सेलिंग। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, नॉट अ राइट, देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या इसमें से नहीं है। विच विच इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये एक लॉ है, एक कानून है, जिसके अंतर्गत कंज्यूमर जो होता है, उपभोक्ता जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उपभोक्ता को बहुत सारा अधिकार दिया गया है। जैसे समझना, हम लोग ये सुनते हैं ना कि हमारे संविधान में हम लोग को अधिकार मिला हुआ है किस चीज का? इक्वालिटी का, पढ़ने का, बोलने का, सुनने का, ऐसा चीज हम लोग सुनते हैं ना। ठीक उसी तरह से उपभोक्ता अधिनियम जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, इसके अंदर उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को कुछ अधिकार दिया गया। क्या क्या अधिकार दिया गया? पहला उसको दिया गया राइट टू बी हियर्ड, सुनने का अधिकार उसको दिया। मतलब वो उस देख सकता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई बता रहा है तो उस चीज को सुनेगा। अब ऐसा नहीं है कि सेलर उसको ये फोर्स करे कि नहीं तुमको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, इस फैन के बारे में बताएं या इस मोबाइल के बारे में बताएं, अब तुमको ये चीज खरीदना होगा, ऐसा उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। दूसरा, राइट टू चूज, कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि अपने अकॉर्डिंग उसको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर सकता है, चूज कर सकता है। दुकानदार उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है कि अगर तुमको 3 ड्रेस दिखा दिए तो अब एक तो खरीदो, अब इसको तुम लोग अपने हिसाब से लिंक कर लेना। तुम लोग बहुत दुर्गा पूजा में कपड़ा छटवाता होगा दुकानदार से, ठीक है। राइट टू बी इग्नोर्ड, इग्नोर्ड होने का अधिकार, ठीक है, कंज्यूमर को इग्नोर किया जाए कंज्यूमर को, तो ये कोई राइट तो है नहीं, ठीक है। राइट टू इग्नोर, अनदेखा करने का अधिकार, ठीक है, तो ये तो राइट हुआ नहीं। राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस कहने का मतलब अगर उसको कोई दिक्कत हुआ है प्रोडक्ट से तो उसका समाधान किया जाए, ये भी अधिकार एक कंज्यूमर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। तो ये तीनों उसका राइट है। यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है ये उसका कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था विच इज नॉट अ राइट, ठीक है, तो कौन सा राइट नहीं है? राइट टू बी इग्नोर, दिस इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको तुम लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। रिड्रेसल एजेंसीज आर एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐसा प्रावधान है कि स्टेट लेवल पे एक होगा रिड्रेसल एजेंसी, मतलब अगर उपभोक्ता को कोई दिक्कत हो रहा है कंज्यूमर को तो जिला स्तर पर भी कंप्लेन कर सकता है, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तीनों लेवल पे जो है रिड्रेसल एजेंसीज बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, मैनेजमेंट का कौन सा प्रबंध है, प्रबंध का कौन सा सिद्धांत है जो दिशा की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पर फोर्स देता है? तो ये किस में है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम लोग इस चीज के बारे में देख पढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि किसी भी इंडिविजुअल को एक ही जगह से डायरेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। दिशा की एकता का जो सिद्धांत है हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत कहता है कि समान उद्देश्य वाले सभी कार्य के लिए एक ही योजना और एक ही प्रमुख होना चाहिए। इससे कार्य में समन्वय और एकरूपता बनी रहती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए।
नेक्स्ट है स्प्रिट डी कोर, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टीम स्पिरिट, सम टीम भावना किसी भी टीम में होना चाहिए, जिससे हम अपने संस्था के उद्देश्य को अच्छे से प्राप्त कर पाए। अगर हर एक इंडिविजुअल किसी भी कंपनी का खुद में अलग अलग काम करेगा तो हम अपने संस्था के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विच वन इज द नॉट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने का मतलब एक होता है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में अंदर से ही जो स्टाफ है कंपनी के अंदर या संस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहीं से अरेंज कर लिया जाता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। कैंपस रिक्रूटमेंट करने का मतलब हो गया कोई कंपनी क्या कर रही है, किसी कॉलेज के कैंपस में जाके जो कैंपस सिलेक्शन होता है वहां से एम्प्लॉय ला रही है, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया ना, ये तो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। दूसरा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में भी क्या होता है, बाहर से ही एम्प्लॉय आता है, स्टाफ आता है। ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर में इंटरनली हो जाता है कि किसी एक पर्सन को किसी एक जॉब के पर्सन को दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, रोजगार कार्यालय, रोजगार का एक ऑफिस बना होता है जहाँ पे कैंडिडेट जो एप्लीकेशन देता है उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पे वैकेंसी रहा तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा था नॉट एन एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये तीनों से क्या होता है, तीनों चीज में एम्प्लॉय जो है बाहर से आता है, लेकिन जो सी नंबर है ट्रांसफर में, इसमें कंपनी के विद इन ही एम्प्लॉय आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, ट्रांसफर। विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल रिफर टू प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिसोर्सेज? फेयोल का कौन सा सिद्धांत है प्रबंध का जो बोलता है संसाधनों को उचित व्यवस्था में रखना चाहिए, दर्शाता है? तो प्रबंध का जो ये फ्यूल का जो 14 सिद्धांत दिया गया था उसमें से एक था ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर में क्या बताया गया है कि जो भी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, ये सिद्धांत क्या बताता है, ये प्रिंसिपल क्या बताता है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संस्था में जो भी रिसोर्सेज है सबका एक उचित जगह होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए, और उसी स्थान पे उस चीज को रखा जाना चाहिए। जैसे समझना, मान लो हम लोग देखते हैं ना किसी ऑफिस में जो प्रिंसिपल है उनका एक जगह है, या कोई बैंक है तो वहाँ पे मैनेजर का एक फिक्स ऑफिस होता है, ठीक है। फाइल कहाँ पे रखना है उसका फिक्स ऑफिस होता है। किसी भी ऑफिस में स्टेशनरी का सामान कहाँ पे रखना चाहिए उसका एक फिक्स प्लेस होता है। इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि मतलब किसी स्टाफ को अगर कोई चीज चाहिए, किसी से मिलना है तो वहां पे जाके मिल सकता है। अदरवाइज सोचो, अगर किसी ऑफिस में फाइल का कोई फिक्स प्लेस नहीं होगा, स्टेशनरी का कोई फिक्स प्लेस नहीं होगा, तो दिक्कत होगा ना काम करने में, हमारा जो काम है इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो ऑर्डर जो है, ऑर्डर प्रिंसिपल जो है, ये इसमें यही चीज बताया जाता है कि हर एक वस्तु के लिए एक फिक्स स्थान होना चाहिए और उसी स्थान पे उस वस्तु को होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज इस सिद्धांत में बताया गया है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा था, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल रिफर्स टू प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है प्रॉपरली ऑर्डर्ड होना चाहिए। इसी चीज को तुम किसी प्लांट के रेफरेंस में भी समझ सकते हैं। मान लो किसी प्लांट में क्या होता है, वहां पे फिक्स होता है कि रॉ मटेरियल को यहाँ पे रखना है, फिनिश गुड्स को वेयर हाउस में रखना है, ठीक है। हमारा स्टाफ कहाँ पे बैठेगा, कौन सा स्टाफ किस जगह पे काम करेगा, किस मशीन को यूज करेगा, ये सब चीज फिक्स होता है, ठीक है। यही चीज हम लोग बोलते हैं इसको ऑर्डर का जो सिद्धांत, प्रिंसिपल, इसी को मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है ऑर्डर, इसी में इसको कवर किया जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है, वित्तीय प्रबंध जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये चीज हम लोग को बताना है। वित्तीय प्रबंध का मुख्य जो उद्देश्य होता है ये होता है शेयर धारक का संपत्ति का अधिकतम करण, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। शेयर होल्डर का जो वेल्थ होता है वो कैसे ज्यादा हो, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, वित्तीय प्रबंध में हमारे संस्था में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे कंपनी में कहाँ से पैसा आएगा, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ये सब चीज के बारे में हम लोग मैनेज करते हैं, ये सब चीज को मैनेज करने का काम करते हैं। और ये सब का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है ये होता है कि हमारा शेयर होल्डर का जो वेल्थ है, शेयर होल्डर का वेल्थ करने का मतलब हो गया जो शेयर का वैल्यू है वो ज्यादा हो, ठीक है। इसी उद्देश्य से ये सारा चीज किया जाता है, ये ध्यान रखा जाता है कि हम वैसे जगह से पैसा लाएं जिससे हमारा शेयर होल्डर, शेयर्स का वैल्यू बढ़े, शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा, ठीक है।
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब क्या होता है, जो स्पीड से पूरे संस्था में बात फैल जाता है। ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज नोन एज, ठीक है, मतलब क्या होता है, जो हमारा ऑथोरिटी है, जो हमारे पास पावर है, ये हम किसी स्टाफ को दे दे रहे हैं, लेकिन उसका जवाबदेही या जिम्मेवारी अगर अपने पास रख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं त्याग, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा एब्डिकेशन, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्याग हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब एनालिसिस हेल्प करते हैं हम लोग को किस चीज के बारे में, किस नौकरी विश्लेषण जो है किसमें मदद करता है, रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में या सिलेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले जॉब एनालिसिस क्या होता है ये समझो। जॉब एनालिसिस करने का मतलब होता है, जॉब एनालिसिस का अर्थ है किसी पद से संबंधित कर्तव्यों, जिम्मेवारी, आवश्यक योग्यता और कार्य परिस्थितियों का अध्ययन करना। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ड्यूटीज, मतलब जिस पोस्ट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिस जॉब का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी बैंक का या किसी बैंक के मैनेजर के पोस्ट का एनालिसिस किया जा रहा है, उसके जॉब का एनालिसिस किया जा रहा है, तो हम लोग ये यहाँ पे समझते हैं कि मैनेजर का क्या क्या ड्यूटीज होगा, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, क्या उसके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए, और एक मैनेजर जिसको हम हायर करना चाह रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो हम लोग जॉब एनालिसिस में करते हैं, नौकरी विश्लेषण में करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारा चीज करने का हम लोग को फायदा क्या होता है, हम लोग रिक्रूटमेंट में भी इससे फायदा होता है, जिससे हम अच्छे कैंडिडेट को हायर कर पाते हैं। मान लो, अब समझना, हम लोग अकाउंटेंट का पोस्ट का एनालिसिस कर रहे थे, तो अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि उसके अंदर अकाउंट्स का क्वालिटी होना चाहिए, वो अकाउंट्स टाइम पे बना दे, ठीक है, ऐसा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम एक उस टाइप का कैंडिडेट को हायर करने का प्रयास करेंगे। अब मान लो अगर ये चीज नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये सारा चीज अगर हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे तो पता चला हम किसी हिस्ट्री वाले बच्चे को बिठा दिए, अब वो अकाउंट्स कैसे बनाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं, जिस पद पे हायर किया जाता है उसके बारे में सब चीज स्टडी किया जाता है, ठीक है, उसका क्या काम होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और उसके बेसिस पे उसके अंदर क्या स्किल या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब ये चीज अगर हम लोग जॉब एनालिसिस कर लेते हैं तो इससे हम लोग को रिक्रूटमेंट में फायदा होता है, हम सही कैंडिडेट को हायर कर पाएंगे, राइट कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसकी ओर ध्यान देंगे। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, सिलेक्शन के टाइम हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देख लेंगे जॉब एनालिसिस में जो हमारा रिजल्ट है, जो हम लोग स्टडी किए, उसी के अकॉर्डिंग जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो उससे काम करवाना है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रेनिंग देंगे कि इसके लिए क्या क्या जरूरत हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जॉब एनालिसिस जो है ये हम लोग को सभी चीजों में हेल्प करता है, रिक्रूटमेंट में भी, ट्रेनिंग में भी, और सिलेक्शन में भी। मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ब्रांडिंग हम लोग को किस चीज में हेल्प करता है। ब्रांडिंग जो है, ब्रांडिंग मतलब समझ में आ रहा है, नाइकी का शू, ये चीज, ठीक है, व्हेन यू सी द नाइकी लोगो, एप्पल्स का सिंबल, ठीक है, इससे हम लोग क्या होता है, इससे हम लोग को फायदा क्या होता है, हम लोग उस प्रोडक्ट को आसानी से पहचान पाते हैं। तो ब्रांडिंग हम लोग को किस चीज में हेल्प करता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज द नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है। तो प्लानिंग जो है ये तो अपना सेपरेट फंक्शन है ना, ये सारा चीज उसका एलिमेंट, यहाँ पे पूछ रहा था नॉट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग क्या किए, जो भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन था इसको अच्छे से समझें, क्या आंसर होगा ये भी हम लोग देखें, क्यों होगा इस चीज को भी समझने का प्रयास करें। होपफुली इस वीडियो से हम तुम लोग को कुछ सिखा पाए होंगे, ठीक है, और तुम लोग भी कुछ इस वीडियो से सीख पाए होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना जरूर कर देना, ठीक है, जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका पार्ट भी है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको वहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।